आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के 5वें सेट को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 4 सेट हमने करा दिया है। जिनका भी सेट वो छूटा होगा वो जाके देख लेंगे। चारों सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है कि मॉडल सेट लिखा होगा और वहां से देख लेना है। ये टारगेट का मॉडल सेट है और इस वीडियो में हम लोग इस 5वें सेट के 80 के 80 क्वेश्चन पूरे डिटेल्स के साथ कराएंगे। आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब आपको कर देना है, ठीक। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो एक चीज याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा काल्पनिक और हमेशा ही सीधा। काल्पनिक और सीधा यानी कि ऊपर मुंडी रहेगी तो ऊपर ही मुंडी दिखेगा, नीचे पैर रहेगा तो नीचे ही पैर दिखेगा, यानी कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ऑब्जेक्टिव कई सारे आपको याद रखने हैं कि इसमें समतल दर्पण से याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इस दर्पण से हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है, मतलब जितने का वस्तु साइज रहेगा उतना ही उसका प्रतिबिंब का साइज होगा। और इसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी बराबर होगी, यानी कि आप समतल से जितना दूर खड़े होंगे आपकी प्रतिबिंब समतल में उतने ही दूर बनेगी, समतल दर्पण में। और एक चीज इसमें पूछ सकता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ठीक। आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर में है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा मात्रक है, मतलब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये बहुत बार हमने आप लोगों को बता दिया है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहा जाता है, तो आप लोग ऑप्शन में जो भी होगा उसको कर दीजिएगा। आगे है 3 नंबर। ए मीटर को ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसमें पूछ देगा अगर ए मीटर की जगह पे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर रहेगा तब, लेकिन अभी है श्रेणी क्रम ए मीटर है, तो ए मीटर को आप लोग श्रेणी क्रम में आंसर करके चलिएगा। आगे है 4 नंबर में। 4 में है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल है, मतलब इसमें सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में कौन बताता है? तो इसमें सेल द्वारा इकाई आवेश में किया गया कार्य, सेल द्वारा इकाई आवेश में किए गए कार्य को ही विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे देखिए किया गया, यहाँ पे कार्य है और यहाँ पे बल है, तो बल वाला गलत हो जाएगा, कार्य वाला सही हो जाएगा, ठीक। आगे है 5 नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मतलब पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य है। कई प्रकार से इसको पूछ सकता है। आगे है 6 नंबर में कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर, फोकसांतर यानी कि एफ, एवं वक्रता त्रिज्या यानी कि आर के बीच संबंध है। एफ और आर के बीच कौन सा इसमें सही है वो आप लोगों को बताना है। तो आर बराबर 2 एफ, आर बराबर 2 एफ पहला ही हमको यहाँ पे सही दिख गया, तो इसको हम पहले ही करके निकल जाएंगे। बाकी ये एफ और आर कभी बराबर नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा। और एफ बराबर R/2 होता है, देखिए 2/R लिखा है तो ये भी गलत है। अगर R/2 रहता तो सही हो जाता, और R बराबर F/2 तो R बराबर तो 2F हो जाएगा, तो ये भी गलत है, यानी कि सही केवल ए वाला है। आगे है 7 नंबर में कि नेत्र में मानव नेत्र में मतलब क्या होता है? ये कहना चाहता है कि मानव नेत्र में क्या होता है इनमें से 4 ऑप्शंस में से। तो मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, तो ये तो कथन गलत है। इसमें आगे दिया है कि उत्तल लेंस होता है, ये भी अवतल, अवतल वाला गलत है ये वाला। और ये सी में जो दिया है ना कि उत्तल लेंस होता है, तो ये आपको सही हो जाएगा, यानी कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, या ये भी कह सकते हैं कि मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक। आगे है 8 नंबर। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मतलब मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसको याद रखिएगा, रेटिना पर। कहाँ? तो रेटिना, रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और बना प्रतिबिंब उल्टा होता है। बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक। इसको आप लोगों को याद रखना है। आगे 9 नंबर में है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? इन चारों में से किस पे आधारित है? तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे है प्रेरित विद्युत पर, ये भी गलत है। आगे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर हमारा इसमें सही है, ठीक है। ऊपर दे दिया विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, तो ऊष्मीय प्रभाव का फ्यूज रहता है। कौन रहता है? फ्यूज, विद्युत फ्यूज जो घर में नहीं लगा रहता है फ्यूज, लाइन वाइन आता है तो उसके लिए फ्यूज लगाया जाता है। बाकी भारण और लघु कथन में भी इस पे क्वेश्चन पूछ देता है। आगे है 10 नंबर। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो कोयला। कोयला किसका उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का। लकड़ी थोड़े जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। लकड़ी तो आज मान लीजिए पेड़ रोपिएगा, अगले दिन लकड़ी आपको मिल जाएगी, लेकिन कोयला
100 वर्ष, 100 वर्ष कह रहे हैं, करोड़ों वर्षों बाद मिलता है कोयला। ठीक, गोबर गैस को भी हम लोग तुरंत बना सकते हैं। तो जो हम अभी बना सकते हैं वो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण नहीं है। कोयला को हम लोग नहीं बना सकते हैं, करोड़ों लाखों वर्षों बाद कोयला बनता है। आगे है 11 नंबर, कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत। उसे क्या कहा जाएगा, प्रकाश स्रोत। कोई लोग यहाँ पे ये भी दिमाग लगाया है कि उसे हम दीप्तमान वस्तु कहेंगे, तो दीप्तमान वस्तु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि जिससे निकलता है, तो एक स्रोत होता है, जैसे पानी जहाँ से निकलता है तो पानी का स्रोत हो गया, तो वैसे ही प्रकाश जहाँ से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। आगे है 12 नंबर, खतरे के संकेत का खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और ये सबको पता होगा, और इसका आंसर लाल हो जाएगा। खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। 10 क्लास में ये भी क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर के लिए, कि खतरे के संकेत में लाल रंग का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये हमने सभी को क्लास में लिखवा दिया है, आप वहां से याद रखिएगा, और जिनको नहीं पता है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे है 13 नंबर, सूर्य तथा सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। मतलब सूर्य और तारों में तो विशाल ऊर्जा है, उसका स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। ये तो गलत है, C नंबर। बस आपको यही बताना है, संलयन या विखंडन। तो विखंडन का मतलब होता है बिखराव, तो बिखराव केवल बम वम में होता है, तो नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है बिखराव, तो ऊर्जा थोड़ी बिखरता है, संलयन से बनता है, संलयन से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सूर्य तथा तारों में नाभिकीय संलयन होता है, विखंडन नहीं। विखंडन होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, 13 का ए। ठीक, 14 है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। मतलब दर्पण सूत्र कौन है, दर्पण दर्पण वाला बताना है कि दर्पण सूत्र कौन है। तो सबको पता है कि सब प्लस में होता है, दर्पण सूत्र में पहले याद रखिएगा कि सब प्लस में होता है, तो ये माइनस वाला ऐसे ही कट जाएगा। ठीक, अब इसमें देखना है कि सब नीचे होता है, यूवीएफ नीचे होता है, तो इसमें देखिए सब नीचे नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। जिसको न याद है उसके लिए बता रहे हैं, ये भी कट जाएगा, यानी कि अब न भी याद है तो आप इसको आराम से टिक करके निकल जाएंगे। वैसे याद रखिए कि 1/f बराबर होता है 1/v या प्लस 1/u, तो 1/v प्लस 1/u है, ये बराबर में 1/f है, तो यही सही है। बाकी जिसको नहीं पता है वो वैसे भी काट सकते हैं कि माइनस में नहीं होता है और नीचे ही सब होता है, यूवीएफ। तो यहाँ से देख के आप लोग कट करके इसको सही कर सकते हैं। बाकी जिसको याद है वो शुरू में ही टिक करके निकल जाएगा। आगे है 15 नंबर, कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। मतलब टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है, तो टिंडल प्रभाव देख सकते हैं आप जंगलों में। कहाँ देख सकते हैं, जंगल में। जंगल में जब पेड़ पौधे होते हैं तो उनके बीच से छोटी छोटी रोशनी निकलती है, उनसे नहीं निकलती है। जैसे देखिए पेड़ रहेगा तो दो पेड़ के बीच में थोड़ा सा स्पेस बन जाता है, तो उसमें छोटा सा छिद्र रहता है जिससे सूरज की रोशनी आती है, तो नीचे की ओर आती हुई दिखती है, तो जिसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। तो ये घटना कहाँ पे देखी जा सकती है, तो इनमें से जंगलों में। कहाँ पे, जंगलों में। आगे है 16 नंबर, 16 में है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बस साफ साफ यही कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, ये अपवर्तन का सिद्धांत लिखा है। ओरिजिनल आंसर इसका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की चमक घटती बढ़ती प्रतीत होती है, जिसे हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं। आगे है 17 नंबर, 17 में है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। देखिए हम पीछे भी बताए हैं कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर हमेशा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, और दिमाग उसे सीधा कर देता है, तब हम किसी वस्तु को सीधे देख पाते हैं। ठीक, आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, की किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। विद्युत धारा का मान यानी कि आई, आई का मान पूछ रहा है, तो आई बराबर आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूला, क्यू बटा में टी, क्यू छोटा क्यू यहाँ पे आवेश, और बटे में टी यानी कि टाइम, आवेश बटे में समय। तो आवेश है 120 कूलम, कितना है 120, आवेश हो गया आपको 120। ठीक, 120 कूलम आवेश हो गया, टाइम कितना है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 हो जाएगा हमारा नीचे। 60 से कितनी बार में 120, तो 60 से 2 बार में। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि विद्युत धारा का आई बराबर क्यू बाई टी होता है, क्यू का मान है 120, तो 120 ऊपर, और समय, समय को हमें सेकंड में रखा जाता है, समय का ऐसा ही मतलब सेकंड होता है, तो सेकंड में चेंज करके नीचे लिख देंगे, तो 60 से ही जाएगा 2 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। देखिए बी में है, हम इसको मिटा के आपको दिखा दे रहे हैं कि कहाँ बी में है ही। देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्यू बराबर आई बराबर क्यू बाई टी, या क्यू बराबर आई टी भी याद रख सकते हैं, तो इसमें है बी ऑप्शन सही। आगे है 19 नंबर, किस उपकरण में प्लस माइनस यानी कि धन और ऋण नहीं होता है।
किस उपकरण में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो आपको इसका आंसर सही हो जाएगा कि कुंडली। कुंडली में प्लस माइनस नहीं होता है। आमीटर में भी प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है, लेकिन कुंडली में ये सब नहीं होता है, क्योंकि कुंडली का उपयोग विद्युत हीटर में किया जाता है। और ये भी पूछता है आपसे कि विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। आगे है 20 नंबर में कि लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, और प्रतिरोध अगर यहाँ पे रहता है, यहाँ पे भी ये देखिए विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन अगर यहीं पे प्रतिरोध का मान पूछता है तो बहुत अधिक कम हो जाता है। तो वो देख के आपको आंसर करने हैं। 21 नंबर में है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय खोज की प्रेरण फिर से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आपको खोज किया था माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे ने। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, मतलब कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? मतलब कह रहा है कि अगर ये नॉर्थ है और इधर में भी नॉर्थ है, यानी कि सजातीय मतलब एक जैसे होगा, तो इनके बीच क्या होगा? तो ये कभी एक दूसरे से नहीं चिपकेगा, दूर भेजेगा, यानी इनके बीच प्रतिकर्षण, इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये हो जाएगा बी। अगर ये साउथ होता है और इधर भी साउथ होता है, तो भी इनके बीच में क्या होता है? सेम वही चीज, यानी कि प्रतिकर्षण भी होता है, क्योंकि एक जैसे ध्रुव है, जैसे कि ये एक जैसा हो गया ना, सजातीय ध्रुव हो गया, तो इसके बीच प्रतिकर्षण, ये भी सजातीय हो गया, तो इसके बीच में प्रतिकर्षण। लेकिन अगर इसके जगह पे ऐसे हो जाता है कि विजातीय, सजातीय है मतलब एक जैसा है, और लेकिन अगर ये नॉर्थ साउथ होता है, यहाँ पे नॉर्थ और इधर में अगर साउथ होता है, तो ये चपक जाता है, यानी इसके बीच आकर्षण होता है। एक जैसा रहेगा तो प्रतिकर्षण, अलग अलग रहेगा तो आकर्षण। यहाँ पे कह रहा है कि सजातीय यानी कि एक जैसा, तो इसके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। आगे है 23 नंबर। 23 में है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर आपको परिवर्तित करता है ये विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हाँ, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि मोटर चालू होता है तो उसमें घूमने लगता है उसका पंखा, और नीचे से पानी को निकालता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लेकिन ऊपर में ए में है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये करता है आपको जनित्र। जनित्र जो होता है ना, उसको घुमाइएगा, पहले जनरेटर में हैंडल मारा जाता है, तब वो बिजली बनाता है। तो यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलता है? तो जनित्र। लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन बदलता है? तो वो बदलता है मोटर, यानी कि विद्युत मोटर। आगे है 24 नंबर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक मीटर इनवर्स, मीटर का पावर -1, या इसके जगह पे आप डाइऑप्टर रहेगा तो डाइऑप्टर को सही कर दीजिएगा, जो ऑप्शन में रहेगा उसे। ओरिजिनली डाइऑप्टर होता है और डाइऑप्टर को मीटर इनवर्स लिखा जाता है, ठीक। तो आपको देख के करना है। आगे है 25 नंबर कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो वायुमंडलीय प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और ये 2 नंबर के लिए VVI क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उसमें मतलब लिखना रहता है डिटेल से। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। देखिए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ से होता है VIB, बी है GY, वाई है उल्टा लिखे हैं, OR, भीव गयोर। ये होता है इंद्रधनुष में जो बनते हैं उसके कलर का सीरियल वाइज। भी से हो जाएगा बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब कलर का सीरीज होता है। तो ये क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ऑरेंज भी तेज होता है, और ग्रीन भी तेज, येलो और ग्रीन ये सभी तेज गति से चलने वाली किरणें हैं। तो ये जब सूरज से निकलती हैं तो ये सीधे पृथ्वी पर आ जाती है। इसका वायुमंडल में प्रकीर्णन नहीं होता है। रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन का वायुमंडल में प्रकीर्णन नहीं होता है, मतलब फैलती नहीं है ये किरणें, तेज गति से चलती है, इसलिए डायरेक्ट सीधे पृथ्वी के कक्षा में आ जाती हैं। लेकिन ब्लू इंडिगो और वायलेट ये तीनों थोड़ा धीमी गति से चलती हैं, मतलब तरंग दैर्ध्य इनका बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये आकाश में छितरा जाती है, मतलब कि प्रकीर्णन हो जाता है इन तीनों का। ब्लू, इंडिगो और वायलेट का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। और जब ये तीनों छितरा गई, तो इन तीनों में ब्लू, इंडिगो और वायलेट में सबसे अधिक होता है ब्लू का तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक ब्लू का। इन तीनों में तभी ब्लू ऊपर है तो इसी का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, इसके कारण हमको ब्लू ही दिखाई देता है। ये दोनों दिखाई नहीं देता है आकाश में, दिखाई कौन देता है? ब्लू देता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी हम इसको क्लास में अच्छे से लिखवा भी दिए हैं, ठीक। आगे है आपके सामने 26 नंबर। 26 नंबर देखिएगा क्या है। 26 में यहाँ पे है, 26 में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज आपको किसने की थी? तो पीछे भी क्वेश्चन आया था ये वाला क्वेश्चन कि फैराडे ने, ठीक। आगे है
27 में कि 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। 28 नंबर में देख लीजिए है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। 29 नंबर है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? मतलब भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो संगीत के 7 सुर, सारे गामा पादे नी सा। सा नहीं, सारे गामा पादे नी, बस ये 7 हो जाते हैं। ठीक। आपके सामने है 30 नंबर। 30 में है कि वायु रोधी बर्तनों मतलब जिसमें हवा ना प्रवेश कर पाए, बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन मतलब अरुआना, याद रखिए अरुआना, खाना अरुआ जाता है ना, तो अरुआने की गति तेज हो जाती है कि धीमी? तो अरुआने की गति धीमी हो जाती है। मतलब अगर खाना को हम अच्छे से, हवा जहाँ ना जाए, जैसे कि आप लोगों को बर्तन उर्तन भी आता है रोटी रखने वाला, तो उस सब जैसे होता है ना कि उसमें हवा नहीं जाता है, तो उसमें रोटी धीरे धीरे अरुआता है, मतलब एक दिन आराम से चल जाता है। तो उसमें अरुआने की गति क्या हो जाती है? अरुआने की गति धीमी हो जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर देखिएगा यहाँ पे। 31 में दिया कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे पहले अभिक्रिया देखिए, 2Cu+O2 यानी कि ऑक्सीजन जुट गया। ऑक्सीजन जुट गया तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन इसमें जुट गया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटे उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कॉपर का ऑक्सीकरण, यानी कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है। तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे का ऑप्शन ही नहीं पढ़िए। ठीक। आगे है 32 नंबर। 32 में दिया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, यानी कि व्हाइट। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत कलर का, व्हाइट कलर का होता है। ठीक। आगे है 33 नंबर। समीकरण CaCO3 अभिक्रिया होगा इसका, तो CaO+ का CO2। देखिए जो एस जी लिखा है ना, इस सब पर ध्यान ना दीजिए। सॉलिड सॉलिड और ही गैस के रूप में ये सब होता है, तो इस सब पर ध्यान ना दीजिए। बस खाली आप समीकरण देखिए कि CaCO3 है, CaO हो गया और CO2 हो गया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए एक बड़े अणु के टूटने से दो छोटे छोटे यौगिक का निर्माण हुआ। ये एक बड़ा अणु है जिसके टूटने से दो छोटे छोटे अणुओं का निर्माण हुआ था, जिसके कारण ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? वियोजन। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण होता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन। और संयोजन किसे कहते हैं? तो संयोजन में उसका उल्टा। ठीक। इसका उल्टा हो जाता है। अगर ये ऐसे छोटे छोटे है तो इसको सीधे ऐसे बनता, मतलब इधर वाला ई रहता और इधर में ई होता, तो इसको कह देते हैं कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। संयोजन उसे कहते हैं जिसमें दो छोटे यौगिकों के जुड़ने से एक बड़े यौगिक का निर्माण होता है। चलिए आगे 34 नंबर है कि यहाँ पे 34 है, किसी लाल तप्त आयरन किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो लाल तप्त आयरन पर अगर आप जलवाष्प प्रवाहित कीजिएगा तो आपको मिलता है Fe2O3, फेरस ऑक्साइड। आगे 35 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का पीएच पारस कितने पारस के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर का पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो वो कार्य करता है 7 से 7.8 के बीच, यानी कि 7 से 7.8 के बीच हमारे शरीर का पीएच कार्य करता है। ठीक। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। मतलब रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में शर्करा का स्तर आपको नियंत्रित करता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए शरीर में तो हमको मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। यानी कि शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह मधुमेह नामक रोग होता है, और शर्करा को नियंत्रित भी इंसुलिन ही करता है। आगे है 37 नंबर। 37 नंबर को एक बार देखिए, दिया है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक का पहचानने का तरीका होता है कि उसमें पहले वाला धातु और बाद वाला अधातु होता है। यानी कि शुरू वाला तत्व धातु होगा, बाद वाला अधातु। तो देखिए बाद वाला तो अधातु है लेकिन शुरू वाला धातु नहीं है, तो ये हमारा गलत। बाद वाला तो ऑक्सीजन अधातु है लेकिन शुरू वाला धातु नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कैल्शियम एक धातु है और क्लोरीन एक गैस यानी कि अधातु है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। शुरू में धातु बाद में अधातु, शुरू में धातु बाद में अधातु, उसे कहेंगे आयनिक। आयनिक का ये तरीका होता है पहचानने का। ठीक। अगर आप लोग ये अभी अभी तरीका सीखे हैं तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक। आगे चलिए 38 नंबर में, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। मतलब ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 3, यानी ओजोन का फार्मूला देख लीजिए O3। ओजोन का फार्मूला आता है O3, तो ऑक्सीजन में कितने अणु हैं इसके? तो 3 अणु। आंसर में सी
आगे है 39 नंबर। 39 में दिया है कि आवर्त सारणी में कितने, आवर्त सारणी में कितने आवर्त, यानी कि 36 पंक्तियां, 36 पंक्तियों का मतलब ऐसे ऐसे लाइन कर रहा है, ऐसे ऐसे लाइन कितने होते हैं आपको 36 आवर्त सारणी में, कहा गया आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यानी 36 पंक्तियां कितनी होती है, तो उनकी संख्या होती है सात। 36 पंक्तियां कितनी होती है, सात। अब पूछ देगा कि ऐसे ऐसे कितने स्तंभ होते हैं, यानी कि वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग होते हैं आपको 18। तो आपको 36 पंक्तियां पूछा है तो सात आंसर कर लेना है। ठीक। आगे है, यहाँ पे आपको 40 नंबर, 40 नंबर में दिया है कि कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हाई मत पढ़िए थोड़ा बुलवाने के लिए दिया है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसके नाम से जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 का, CaSO4 हाफ H2O, हाफ को ही हेमी बोल दिया है, CaSO4 हाफ H2, यानी कि 1/2 H2O इसका फॉर्मूला होता है। आगे है 41 नंबर में, 41 नंबर में है कि ऑक्सीजन यानी कि O की परमाणु संख्या क्या है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन दे रहा है, तो आप लोगों को 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक याद रखना है, उसमें से आपको एक 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 या दो जरूर आ जाएंगे, एक तो आ ही जाएगा। 1 से 20 तक में तो आपको याद रखना है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। आगे है 42 नंबर, 1 PM यानी कि 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर आपको होता है 10 के पावर -12 मीटर, 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है, -12 याद रखिएगा। ठीक। आगे है 43, 43 में है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक एकल बॉन्ड OH होता है, एकल बॉन्ड OH, एकल बॉन्ड OH, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक एकल बॉन्ड OH होता है। आगे है 44 में कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, मतलब अभिक्रिया होता है तो उसमें एक एरो बीच में आ जाता है। ठीक। तो इसमें जो भाग लेते हैं इधर साइड वाले, इधर साइड वाले जो तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है ये बताना है। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक है, अभिकारक कहाँ है, C नंबर में, इसको अभिकारक कहा जाता है। और जो इधर बनेगा नया नया, इधर में जो बनेंगे उसे प्रतिफल बोला जाता है। तो ठीक, तो अभी कह रहा है कि भाग लेने वाले, भाग लेने वाले मतलब कि बाएं साइड के, तो बाएं साइड के तत्वों को अभिकारक बोला जाता है। 45 में है कि साधारण नमक, साधारण नमक क्या होता है, NaCl, इसको करके तो आसान क्वेश्चन नहीं सब निकल जाइएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछा है तो NaCl। आगे है 46 नंबर, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, मतलब निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है, बायोगैस, बायोगैस होता है CH4 यानी कि मीथेन, तो आपको इसमें कर दीजिएगा मीथेन एक बायोगैस है। ठीक। आगे है 47 नंबर कि पोटेशियम यानी कि के की परमाणु संख्या, हमने क्या बोला था 1 से 20 तक याद रखिएगा, आपके इसमें लगभग लगभग आ ही जाएंगे, तो इसका 19 होता है। आगे है 48 में, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को देखना था, आ रहा है ना, हाँ। यहाँ पे निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल ये भी हमने बताया था। इसमें हमारा जो वीडियो था पिछला उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। साइंस के 2-3 वीडियो ही हमने डाले हैं सब्जेक्टिव टाइप के, उसमें देखिए कि कैसे पहचाने कि दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है। ठीक। अभी आपको हम बता दे रहे हैं कि इसमें कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो जिसमें हाइड्रोजन कम हो, मतलब जिस फार्मूला में हाइड्रोजन की मात्रा कम हो वो प्रबल होता है, लेकिन बताना क्या है, दुर्बल। तो जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होगी वो दुर्बल होगा, जिसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन वो सबसे कमजोर है, जिसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन वो सबसे कमजोर। तो यहाँ देखिए इसमें हाइड्रोजन एक है तो ये तो प्रबल अम्ल हो जाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन एक है तो ये भी प्रबल हो जाएगा। इसमें देखिए दो है और इसमें देखिए 1 और 3, 3 और 1 4 हो गया, तो इसके मुकाबले तो इसमें कम है, तो ये अभी 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 के लिए प्रबल अम्ल है। और ये वाला क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल इसमें हमारा कौन सा है, ये वाला। आशा करते हैं आप लोग नया नया सीखे होंगे, जो भी नया नया इसको सीख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक। इसमें आगे चलिए कि 49 नंबर क्या है, इसको आप लोग समझ लीजिए कि दुर्बल कह रहा है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक वो दुर्बल, जिसमें हाइड्रोजन बेसी वो कमजोर। ठीक, तो इसमें बेसी है तो ये कमजोर अम्ल है। आगे है 49 नंबर में, कार्बन क्या है, कार्बन क्या है बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दे रहा है कि कोई भी करके निकल जाए। अधातु, कार्बन एक क्या है, अधातु, कार्बन एक चैप्टर ही आपको है पढ़ने वाला, ये धातु पर हम टिक नहीं किए हैं। कार्बन क्या है, तो अधातु, कार्बन है अधातु। आगे है कि नर युग्म, अभी बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए, बायोलॉजी के सभी। आगे है कि नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से बनता है, संयोजन में बनता है, तो संयोजन में क्या बनता है आपको, तो जाइगोट बनता है, क्या, जाइगोट। आगे 51 नंबर क्वेश्चन है कि किसी जीव की
जीनी संरचना, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो किसी जीव की जीनी संरचना जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती है। आगे है 52 नंबर, मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो ये पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि तृतीय उपभोक्ता कौन होता है। तो इसमें इसमें आपको तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा सर्प, यानी कि सब चीज को खा जाने वाला है। मेढक को भी खा जाएगा ये सर्प, तो लास्ट में यही सर्प बच जाएगा। ठीक, आगे है 43 नंबर, कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से आपको होता है एनीमिया नामक रोग। कौन सा रोग? एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से होता है आपको एनीमिया। मधुमेह क्यों होता है? मधुमेह पीछे बताया है कि इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह हो जाता है। आगे है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 में दिया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की मृत जीवी, कवक में पोषण की मृत जीवी पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृत जीवी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा इसके। हाँ ठीक है, आगे चलिए। इसमें 55 नंबर, 55 में दिया है आपको कि ऑक्जिन है। ऑक्जिन क्या है? तो ऑक्जिन एक एंजाइम होता है, ऑक्जिन एक एंजाइम होता है। ठीक, आगे है 56 नंबर में, 55 यहाँ देख लीजिएगा एंजाइम। 56 में है कि मानव में डायलिसिस थैली, मानव में डायलिसिस थैली है। मतलब किसको डायलिसिस थैली बोला जाता है? तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली भी बोला जाता है। आगे है 57 नंबर यानी 57 में कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना परसेंट है? तो आपको 0.03%, 0.03% क्या है? तो ऑक्सीजन का रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में। ठीक, आगे है कि नर युग्म एवं मदा युग्म के संलग्न को कहते हैं। तो इसको बोला जाता है यहाँ पे 58 में कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को क्या बोला जाता है? तो इसमें बोला जाता है आपको इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, किण्वन भी नहीं बोला जाता है, बौनापन भी नहीं, मधुमेह भी नहीं बोला जाता। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे है 59 नंबर, 59 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो इनमें से एक लिंगी पादप है आपको पपीता। एक लिंगी कौन है? पपीता। बाकी ये सभी दो लिंगी है। ठीक, आगे है 60 नंबर, कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। बहुत ये सब क्वेश्चन ना पीछे भी कई बार रिपीट कर दिए हैं, इसलिए इसको पूरा नहीं बता रहे हैं डिटेल्स में। बाकी आप लोग पीछे के वीडियो देखिएगा, सेम ऐसे इसी टाइप के ही क्वेश्चन है। ठीक ना, आगे है 61 नंबर में, 61 में है कि मलेरिया, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी कि मादा एनोफेलेस, एनफिलिस भी इसको बोल दिया जाता है, किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। मतलब मलेरिया, मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं कैसे जल में पनपते हैं? तो वो साफ जल में पनपते हैं। कैसे में? साफ जल, जल में। ठीक ना, गंदा जल में नहीं, साफ जल में ही मच्छर उगता है। ठीक, आगे है 62 नंबर, कि डेंगू, डेंगू, डेंगू मलेरिया वही हो गया कि डेंगू और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में? तो ये भी हो जाएगा साफ जल में। ठीक, 63 नंबर में है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? मंडल यानी कि आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल का लेयर होता है कई ठो, तो उसमें कह रहा है कि किस लेयर में यानी कि किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो वो होता है संताप मंडल। कौन सा? संताप मंडल। तो इसमें हिंदी नाम तो दिया ना है, इंग्लिश नाम दिया है। तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में संताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फियर बोला जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आगे है 64 नंबर, किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऊर्जा को ग्रहण करने वाले को उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद, उत्पाद होगा तभी तो ग्रहण होगा। ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। कौन होते हैं? उत्पादक। ठीक, उत्पाद नहीं, उत्पादक। आगे है 65 नंबर की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी है। एटीपी क्या है? इसका ये फुल फॉर्म इधर दिया है और पूछ रहा है कि एटीपी है क्या आखिर। एटीपी क्या है? तो एटीपी हो जाएगा ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक ये भी है, ऊर्जा का सिक्का ये भी है। यानी कि इनमें से सभी, ये सभी एटीपी ही होता है। एटीपी यानी कि ऊर्जा का ही रूप है, तो इसमें से सभी। ठीक, आगे है 66 में कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इसमें से सभी। ये सब 7वां 8वां क्लास का ये क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ये सभी, इसको सभी करके तुरंत निकल जाइएगा। ठीक, आगे है 67 67 कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। देखिए ये सब इजी इजी साइंस के क्वेश्चन है और हमें नहीं लगता कि इस टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपको ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक, ग्लूकोज से ही ऊर्जा ऊर्जा बनेंगे तो ग्लूकोज की प्राप्ति हो जाती है। आगे है 68 नंबर, 68 में है, ये नहीं है, ये टिक हो गया था। 68 में है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणु का मोचन आपको होता है शुक्रवाहिका में, शुक्र वाहिका में। ठीक, आगे है 69 नंबर यानी कि 69, ओजोन परत के अवक्षय में, अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है?
मतलब ओजोन परत अगर खराब हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? त्वचा कैंसर, एकदम सही आंसर है। आगे मोतियाबिंद, ये भी आंख हमारा खराब हो जाएगा अगर ओजोन हट जाएगा तो। उत्त परिवर्तन, ये भी सही है। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी, मतलब ओजोन परत अगर खराब हुआ तो बहुत सी बीमारियां होने लगेंगी। ठीक, आगे है 70 नंबर। 70 में है कि अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है, मतलब अनुवांशिकी गुणों का संदेश किसमें होता है? तो डीएनए अणुओं में, डीएनए अणुओं में, डीएनए अणुओं में ही अनुवांशिकी के गुण पता चलते हैं। आगे है कि एक नर हार्मोन है, इसमें से कौन एक नर हार्मोन है? ये 71 में बताना है कि कौन एक नर हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एक क्या है? नर हार्मोन है। ठीक, आगे है 72 नंबर में कि शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है वृष्ण में। कहाँ पे? वृष्ण में शुक्राणु का निर्माण होता है। आगे है 73, 73 में दिया है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसको वीवीआई याद रखिएगा कि वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं। तो किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल, ग्रेगरी जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर खोज किया था। तो वो भी एक अपने आप में वीवीआई क्वेश्चन है कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर। किस पे? मटर के पौधे पर। आगे 74 नंबर, 74 नंबर आपको दिख रहा है ना? हाँ, 74 आ जाएगा। आगे है 64 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट करेंगे। 64 नंबर में है कि एक कोश की शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा। एक कोश की शैवालों में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। आगे है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मछली के हृदय में दो कोष्ठक, यानी कोष्ठक को चेम्बर भी लिखता है, कोष्ठक को चेम्बर भी लिखता है। तो कितने कोष्ठक पाए जाते हैं मछली में? मछली में दो पाए जाते हैं। अब मनुष्य वाला भी यही है, मनुष्य में पूछता है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में आपको 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, मनुष्य के हृदय में। आगे है 76 नंबर में ही निम्नांकित में, यानी कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण इसमें से कौन है? तो हाइड्रा। कौन है? हाइड्रा। कौन सा? तो हाइड्रा। आगे है 77, 77 नहीं आ रहा होगा, 77 आ रहा है, 77 देख लीजिए। 77 में है कि प्रकाश की ओर प्रोरोह की गति है, मतलब प्रकाश की ओर जो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाशानुवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर जल की ओर जाएगा तो जलानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण की ओर कहता है तो गुरुत्वानुवर्तन, रसायन यानी कि केमिकल की ओर कहता है तो रसायनानुवर्तन हो जाता है। लेकिन इसमें कह रहा है प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर कौन जाएगा? तो प्रकाशानुवर्तन। ठीक, आगे है 78, 78। मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो 78 में हो जाएगा आपको इसका यूरोक्रोम। एक पहले सेट में भी शायद क्वेश्चन था कि मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। 79 क्वेश्चन आपके सामने है कि 79 में है कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना एकदम आवश्यक है। ठीक, आगे है 80 नंबर की, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग देखिए, सिफिलिस ये जीवाणु से ही होता है और गोनोरिया भी जीवाणु से ही होता है। आपको जीवाणु से ई वाला नहीं होता है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा मस्सा। क्या हो जाएगा? मस्सा। बाकी ये सभी क्वेश्चंस के आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना है। ये सभी सेट हो चुके हैं, साइंस आज कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद कल से एसएस के सभी सेट हम लोग करा देंगे, पांचों सेट एसएस के भी आ जाएंगे और आपको पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।